भेज दीजिएगा ना पीडीएफ। ठीक है, जो पीडीएफ होगा भेज देना। इंडेक्स रजिस्टर से बताना है सर। रजिस्टर्स में एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जनरल पर्पस हम लोग देख चुके थे। स्पेशल पर्पस में ऑलरेडी हम लोग देख चुके, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक का इट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस अगर आपका एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोसेस का जो डिटेल्स टास्क आपका जो है इंफॉर्मेशन जो होल्ड करता है, दैट इज टास्क कंट्रोल ब्लॉक और पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो वो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के थ्रू एक के बाद एक प्रोसेस का सब पार्ट को एग्जीक्यूट कराता है। तो अंडर स्पेशल पर्पस रजिस्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पीसीआर, we discussed about stack pointer register, and we already discussed about status register, and we have to discuss index register. So before discussion of index register we already discussed about what is the index. So in last class हम लोग देखे थे कि we just use, mute कर लीजिए, we discuss about the addressing element. तो एड्रेसिंग एलिमेंट बेसिकली आपका जो है वो एरे में भी हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर भी एड्रेसिंग एलिमेंट मतलब विच टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, यानी कि फॉर जनरेटिंग इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि फॉर जनरेटिंग इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है ना। व्हाट आर द वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट? द वेरियस एड्रेसिंग एलिमेंट इज your base, index and displacement. Up displacement, that is totally depends on the architecture. That means whether your processor supports 16-bit architecture, 32-bit architecture, 64-bit architecture or 128-bit architecture. So displacement is on the basis of that. Index is also one of the addressing element, and base, that is the starting address you can say. जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए थे तो वहां पर यू ऑलरेडी नो एक एड्रेस जो है वो सीपीयू जनरेट करता है, एंड दैट एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस. तो सीपीयू जनरेटेड एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिकल एड्रेस योर फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड. Now physical address generate करने के लिए we just check out the logical address limitation, whether the logical address is less than the limit register or not. If it is exceeding, then the physical address is not generated. So we just check out that condition. तो हम लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल लिए थे एरे का. तो एरे के एग्जांपल में we already use all the three addressing elements. That means we just take the example that there is an array ऑफ साइज, ठीक है ना. एक एरे है जो आपका 5 साइज का एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट है. तो 1 2 3 4 5, दैट इज A0, A1, A2, A3, A4. सपोज हियर वी हैव एलिमेंट 1 2 5 10 11. तो व्हाट इज द बेस एड्रेस हियर? That is the address of first element. So base address, you can say a starting address also, base address or starting address. तो यहाँ पर अगर हमको पता है कि आपका बेस एड्रेस, अगर सपोज करो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 1000, that means the address of first element is 1000 and the array is the container of integer. Then you already know the size of integer is of 2 bytes. So we also discuss about the range of any data type. How we find out the range of any data type? So this is the generalized formula discussed in the previous session, in which n is the number of bit. So if your processor handling the 16-bit architecture, यानी कि प्रोसेसर अगर 16-bit आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 16 होगा.
और अगर 32 बिट है तो 32 होगा, अगर 64 है 64 होगा। तो यहाँ पर अगर इंटीजर आपका 2 बाइट होल्ड कर रहा है तो यहाँ टोटल साइज ऑफ एरे 10 बाइट हो गया, यानी 5 अगर एलिमेंट है तो 10 बाइट इसका एरे का साइज है। तो अगर पहला एड्रेस आपको पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट, एंड दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस यू कैन से इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालते हैं? दैट इज द बेस प्लस W इंटू लोकेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला वी जस्ट यूज टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट इन केस ऑफ एरे। एरे के केस में हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। सपोज अगर हमको A3 का अगर एड्रेस निकालना है, 1000 इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर हमको सपोज हमको निकालना है इफेक्टिव एड्रेस ऑफ A3, A3 3 इज द इंडेक्स। तो यहाँ पर क्या है, लोकेशन एक्चुअली क्या है, दिस लोकेशन इज व्हाट, दिस इज द इंडेक्स, ठीक है ना। ये आपका इंडेक्स एज ए एलिमेंट है, एड्रेसिंग एलिमेंट। बेस क्या है आपका, बेस एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और W क्या है, दैट इज द वेट, दैट यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो वेट इज बट मीन्स अगर इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, ठीक है ना, डबल है तो 8 बाइट। तो W गिव्स यू द वेट। बाइट। हाँ, तो अगर A3 का हमको एड्रेस निकालना है, बेस एड्रेस पता है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वन। तो वी जस्ट यूज द बेस दैट इज 1000 plus W, that is the weight, and the weight of each element is of 2 bytes because the array is the container of integer element। तो integer element को होल्ड कर रहा है तो इसका वेट 2 होगा। और कौन सा लोकेशन, तो लोकेशन में इंडेक्स यूज करेंगे 3, तो 3 इज द इंडेक्स, तो वी जस्ट यूज 3 हियर। तो फाइनली वी हैव 1000 plus 6, that is 1006। so 1006 is the effective address or the address on which you can perform any operation on the data। उस एड्रेस से आप उस डेटा के ऊपर यानी 10 पर कोई भी ऑब्जर्वेशन लेना, आपको सर्चिंग, काउंटिंग, ठीक है ना, सॉर्टिंग, कोई भी ऑपरेशन करना है अगर, या कंपेयर करना है, अगर किसी आइटम से ही कंपेयर करना है, तो यू नीड एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट एंड द इफेक्टिव एड्रेस इज 1006। Here also whenever you increase 2 bytes, so 1002, 1004 and 1006 and finally 1008, यानी 2 बाइट आपका बढ़ जाता है। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में यही आप सी में भी देखे हैं। तो why I discuss this thing, because in index register, ठीक है ना, in index register the effective address is generated by sum of the contents of index register plus constant। what is constant here? तो इंडेक्स रजिस्टर, वही ना सर, W ना। हाँ W नहीं, W आपका हो गया, बेस आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो W तो है ही, W तो यूज ही होगा इंडेक्स रजिस्टर के साथ, यानी कि साइज ऑफ द, और बेस आपका क्या है, बेस आपका एक फिक्स हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस एक बार फिक्स होगा, जब भी आप रन करेंगे तो फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस फिक्स होगा, उसके बाद दूसरे लोकेशन का एड्रेस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट यानी एलिमेंट। ईच एलिमेंट का जो साइज होगा, वो साइज क्या होगा, वो डिपेंड करेगा डेटा टाइप पर। तो जो डेटा टाइप है इंटीजर है तो 2 बाइट, तो इंडेक्स रजिस्टर इज यूज या इज यूज एज एन एड्रेसिंग एलिमेंट to find out the effective or offset address effective address is the sum of the contents of index register and constant।
ठीक है ना। तो इंडेक्स रजिस्टर का जो कंटेंट है, तो इंडेक्स रजिस्टर आपका जो भी कंटेंट का मतलब क्या है कि इंडेक्स रजिस्टर आपका जो वैल्यू है 3 है 4 है जो भी है, और प्लस उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। अब डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि हर इंडेक्स पोजीशन पर प्रॉपर साइज का आपका एलिमेंट होल्ड हो रहा है। तो अगर इंटीजर है तो 2-2 बाइट, करेक्टर है तो 1-1 बाइट का आपका ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। तो फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू और यू कैन से वी जस्ट यूज द weight of the particular element, each element. Now, so this is the way in which we are using addressing element to find out the effective address in array also. So in array already you are using this one. array में आप base index और displacement already use कर रहे हैं। इसी चीज को हम लोग सिस्टम में जब index register यूज करेंगे तो index register is also used for a specific work. तो specific job क्या है? To find out the effective address. तो इंडेक्स रजिस्टर इज जस्ट यूज एन एड्रेसिंग एलिमेंट। एड्रेसिंग एलिमेंट के रूप में इंडेक्स रजिस्टर यूज होगा किसी भी एड्रेस को जनरेट करने के लिए। किसी भी एड्रेस को जनरेट करने का मतलब इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए। वंस वी हैव द स्टार्टिंग एड्रेस देन वी कैन जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस बाय यूजिंग द addressing element. So your base address is one of the addressing element and index is also one of the addressing element. Next one is the instruction register. एक्चुअली आप इसको बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज द वेटिंग एरिया, यानी बिफोर एलोकेशन इनटू द इंस्ट्रक्शन क्यू योर प्रोसेस और योर इंस्ट्रक्शन इज एलोकेटेड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और ये आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर यू विजिट द डॉक्टर, so before allocation into the doctor chamber you have to wait for in the outside of the particular. So instruction register is the location where the instruction is waiting for allocation of the particular execution area. तो जब तक execution area में नहीं जाना होता है, यानी कि जब तक आपका decision making होता है, कंट्रोल यूनिट जब तक डिसीजन आपका जो है बनाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को कहाँ एग्जीक्यूट करना है, नहीं व्हाट इज द एग्जीक्यूशन एरिया ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन, at that moment your instruction is waiting inside the particular instruction register. So you can simply mention here it holds an instruction before finalization of the execution area for that instruction. जब तक उसका एग्जीक्यूशन एरिया मतलब कि जहां पर वो एग्जीक्यूट होगा फाइनली, जब तक वो उस पर डिसीजन इन प्रोसेस रहता है तब तक आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। नाउ द रेस्ट टू इज द मेमोरी एड्रेस एंड मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर as far the name is concerned it holds the address. Now कौन बताएंगे from where the memory address get the address? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस कौन कहां से मिलता होगा? एड्रेस बस से। एड्रेस बस से तो जाता है, मूव करता है। उस एड्रेस बस इज द लाइन और यू कैन से इट इज द वायर or it is the cable through which the address is moved from one location to another location. I am asking ki from which location the address is moved to the memory address register through address bus. कहाँ से एड्रेस आता होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को? It is very simple. हाँ yes. रोम. सर ओएस। सर पॉइंटर। हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं। कौन सा रजिस्टर? जो भी रजिस्टर अभी हम लोग डिस्कस किए उसी में से कोई एक रजिस्टर है जो एमएआर को एड्रेस प्रोवाइड करता है। इट इज वेरी सिंपल। अब हमको स्टैक पॉइंटर में तो पहले आपका जाएगा, वो तो पॉइंटर से एलोकेट होगा। एक्चुअल एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय पीसीआर बिकॉज यू ऑलरेडी नो द पीसीआर इज द रजिस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर holding the address of next instruction to be executed. So whatever next instruction you have,
that next instruction address is available with the PCR, and whenever memory address register needs that address, then that address is allocated through that PCR. And how the address is reached to the MAR? So by the help of that address bus. So address bus is the you can say the communication medium through which, yeah, you can say interface through which the particular एड्रेस मूव फ्रॉम पीसीआर टू एमएआर। तो एक बार पीसीआर से एमएआर आया, फिर उस पर वर्क हुआ, वो काम जब कंप्लीट होगा तो फिर पीसीआर उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देगा, क्योंकि आपको पता है कि पीसीआर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, यानी वंस द एड्रेस इज एलोकेटेड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सीपीयू, देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस इज ऑटोमेटिकली एलोकेटेड टू द पीसीआर। तो पीसीआर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड होते रहता है। So MAR is what? MAR is basically it holds the address of an instruction, ठीक है ना, through address bus PCR sends the address to MAR. MAR ऑलरेडी आप जान रहे हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो पीसीआर के जो है वो एड्रेस MAR को भेजता है, फिर MAR उस एड्रेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब तक आपका इंस्ट्रक्शन पर वर्क होता है तब तक MAR उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। MBR क्या करता है? इट होल्ड So MBR basically it holds the data, so whatever data or instruction we have, that data is held by the MBR, you can say memory buffer register. So it holds the data during execution of an instruction, or it holds the address of an instruction. यहाँ पर भी आप मेंशन कर लीजिएगा, instruction during execution of an instruction. So address is kept by your MAR and data is kept by the MBR during the execution of an instruction. So suppose if you open any file, then the address of that file is kept by the MAR and the data, whatever data you are appended over there, वो जो भी आप data append करेंगे जोड़ेंगे, that is kept by the MBR till the file is open. जब तक until and unless your file is closed, जब तक कि आपका फाइल क्लोज नहीं होता है तब तक आपका जो है बफर होल्ड द डेटा एंड address hold the address related to that particular data where the instruction get executed. So this is the particular, तो ये आपका कंप्लीट सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका जो वेरियस कंपोनेंट है, कंपोनेंट
that is CU, ALU and register. So that is the एमईआर और एमबीआर तो अलग अलग हो गया, इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं ना आया। नहीं, MAR और MBR इज द पार्ट ऑफ CPU। CPU का वो पार्ट है, और एक स्पेसिफिक रजिस्टर्स है जो आपका वो सारा रजिस्टर सेट में ही आएगा, ये पर्टिकुलर रजिस्टर सेट में ही वो सारा आएगा, ठीक है ना। तो MAR और MBR बोथ आर एक्टिंग in a different manner. One is holding the address and another one holding the data during instruction execution. जब तक आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक आपका वो होल्ड करेगा एड्रेस और डेटा। ये क्लियर? यस सर। हाँ, तो दिस इज द ओवरऑल discussion over the particular CPU organization. Then we have to discuss about the addressing modes. Today I just give you एक बार the पीछे करिएगा। Yes sir. Basically when we discuss the instruction format, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, तो वी जस्ट डिफाइंड द इंस्ट्रक्शन आल्सो। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? तो इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली ओपी कोड फील्ड, ओपी कोड प्लस ऑपरेंड। तो ये आपका था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम लोग यहाँ लिखेंगे उस इंस्ट्रक्शन में ये दो सेक्शन कंपलसरी सेक्शन है, बट इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी ऑलरेडी डिस्कस देयर आर 3 फील्ड्स, दैट इज ओपी कोड फील्ड, ऑपरेंड एंड मोड। अब इस 3 में से ये जो पर्टिकुलर है दिस इज द ऑप्शनल, because mode field you already know OP code field is what? It specifies the operation which is to be performed on set of operand. Operand you already know it is the memory location where the operation is to be performed. Why memory location? Because memory location is the container of data and we need data to process any instruction. किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए डेटा की जरूरत है। And operand field में we are thinking about the data. Earlier, whenever you are writing a program using any language, programming language, then you are using memory location as a variable, memory variable. So you are using operand as a memory variable. Here, your operand may be register or any memory variable. So memory variables you already know. Register, that register is the register of the CPU. Now it varies microprocessor to microprocessor because माइक्रोप्रोसेसर से माइक्रोप्रोसेसर में सीपीयू भी आपका चेंज होगा, नंबर ऑफ सीपीयू बढ़ेगा घटेगा, ठीक है ना। तो माइक्रोप्रोसेसर टू माइक्रोप्रोसेसर आपका जो है रजिस्टर सेट चेंज हो सकता है। यहाँ पर जो हम लोग यूज किए थे वहां पर रजिस्टर के लिए R1 से R7 नेमिंग कन्वेंशन यूज किए थे, दैट इज द जनरलाइज्ड वन, दैट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर। नाउ द थर्ड वन इज द मोड फील्ड। एक्चुअली व्हाट इज मोड फील्ड? तो मोड फील्ड इज द वे through which you are selecting the data for operation. तो डेटा को आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो आपका मोड क्या है? दैट इज द डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, ठीक है ना। तो वेदर इट इज डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, इट डिपेंड्स ऑन द मोड फील्ड. It is optional, but whenever you are writing OP code and operand field, then it is automatically implied over there. आप जब लिखते हैं move R1 R2, that means you are using register only. Because both R1 and R2 is register, and in the instruction, whatever instruction you are writing, you are using only register. That is what? It is register mode of addressing. But whenever you are using R1A, yani move R1A, that means you are using register as well as memory. So on the basis of that, we just discussed the particular various OP code फील्ड इंस्ट्रक्शन। तो वेरियस ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन जो अभी हम लोग ओपी कोड देखे
इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है, जैसे कंस्ट्रक्ट हमारा 3 तरह का होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 कंस्ट्रक्ट यूज होता है, ठीक है ना, एक सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेशन। तो यहाँ पर भी जो ऑपरेशन कोड है वो ऑपरेशन कोड 3 तरह का हो सकता है। पहला जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे, दैट इज द डेटा ट्रांसफर, यानी कि जो भी हम लोग लोड, स्टोर, मूव जो लिखे थे, डेटा ट्रांसफर का पार्ट है। देन डेटा मैनिपुलेशन, यानी किसी भी तरह का कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन अगर वर्क करना है तो डेटा मैनिपुलेशन, जिसको हम लोग डीएम से मेंशन कर रहे थे, इसको डीटी से मेंशन कर रहे थे। और तीसरा जो है जिसमें हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप लूप कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल की बात करते हैं, दैट कम्स अंडर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, पीसीआई। तो जब भी आपको ब्रांचिंग, जंपिंग, ये सब इंस्ट्रक्शन में यूज करना होगा, जैसे ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू 0, ब्रांच इफ 0, तो सेल स्क्रिप्टिंग में भी आप यूज किए थे। सेल स्क्रिप्टिंग में भी नॉट इक्वल टू 0, जो अलग अलग कमांड था, इक्वल टू 0, ये सारा चेक करने के लिए, प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है पीसीआई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो ये जो तीनों तरह का इंस्ट्रक्शन है वो ओपी कोड में यूज होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है मोड तय हो जाता है कि आपका मोड एक्सेसिंग क्या है। जैसे आप शॉर्टकट अगर बना रहे हैं तो आपका मोड ऑफ एक्सेसिंग क्या है, डायरेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ मनीष व्हाट इज योर आईडी क्वेश्चन करेंगे तो मनीष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बट अगर हम यही क्वेश्चन अगर हम पूछ दें किसी दूसरे स्टूडेंट से कि प्रतीक व्हाट इज द आईडी ऑफ मनीष, तो दिस इज द इनडायरेक्ट। जैसे आप डायरेक्शन पॉइंटर यूज करते हैं तो पॉइंटर का मतलब क्या है, पॉइंटर एक हुआ कि डायरेक्ट पॉइंटर, एक हुआ पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि एक हुआ कि डायरेक्टली आप एलोकेट कर रहे हैं एड्रेस, एक इनडायरेक्टली एड्रेस एलोकेट कर रहे हैं। एक किसी दूसरे पॉइंटर में किसी पॉइंटर का एड्रेस को रख रहे हैं और पहले वाले पॉइंटर में किसी डेटा वेरिएबल का एड्रेस को रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आपका मोड ऑफ एक्सेशन क्या होगा। तो जो एड्रेसिंग मोड हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन आल्सो, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स दिस एड्रेसिंग मोड्स कम्स। ये बार बार पूछा है ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है ना, या शॉर्ट नोट्स ऑन एड्रेसिंग मोड्स। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स, वी विल डिस्कस एड्रेसिंग मोड्स फॉर दिस मोड फील्ड। एंड मोड फील्ड का मतलब हमको पता है कि मोड फील्ड इज व्हाट, इट स्पेसिफाइज द वे in which we are selecting the operand for operation. Now what is operand? Your data is operand. आपका जो डेटा है ये आपका ऑपरेंड है। और डेटा आपका कहाँ हो सकता है, आपका जो डेटा है वो किसी मेमोरी वेरिएबल्स में स्टोर हो सकता है और या किसी रजिस्टर में स्टोर हो सकता है। यानी कि यह आप डेटा को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, कोई भी वेरिएबल आप जो प्रोग्राम में लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हैं रजिस्टर R1, R2, R3 एक्सेट्रा। अब यही रजिस्टर किसी माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिक हो जाएंगे, जैसे I3, I5। तो I3, I5 में जो रजिस्टर सेट होगा वहां पर रजिस्टर में नेमिंग कन्वेंशन हम उसी रजिस्टर का देंगे जो I3 में यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोग R1, R2 जनरलाइज कर रहे हैं, यानी कि दिस इज नॉट द नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर, दिस नेमिंग कन्वेंशन इज यूज्ड फॉर एज ए जनरलाइज्ड रजिस्टर सेट ऑफ एनी सीपीयू। तो कोई भी सीपीयू में रजिस्टर सेट में ये जनरलाइज फॉर्म में हम R1, R2 अप टू R7 यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी डिस्कस एड्रेसिंग मोड, जस्ट फॉर दिस डेटा, ठीक है ना। इसी डेटा के लिए हम लोग एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे। तो अगर हम लिख रहे हैं मूव R1A, तो वेयर योर डेटा, कहाँ पर डेटा है आपका। अगर हम किसी प्रोग्राम में लिख देते हैं, सपोज सी या सी, किसी भी प्रोग्राम में, सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें लिखते हैं void main int a इक्वल टू 20 और प्रिंटफ कर देते हैं a। अब बताइए यहाँ पर a इक्वल टू 20 जो किए, ये a इक्वल टू 20 में a को यहाँ डिस्प्ले करा दिए, तो आपका यहाँ डेटा कहाँ है, ए में। a में। a आपका क्या है, मेमोरी वेरिएबल है।
इसका मतलब है sir. कि जब भी इस 20 का जरूरत होगा तो अब मान लेते हैं कि ए का स्क्वायर निकालना है, तो इस 20 का ही स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पर केवल आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ए इंटू ए, हर बार ए का ही डेटा यूज हो रहा है यहाँ पर। यानी ये दो ऑपरेशन लिखने का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू आपको डिस्प्ले कराना है या उस वैल्यू पर किसी दूसरे तरह का प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है, तो यू नीड दैट लोकेशन। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट? आप डेटा को वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन लिख दें, यहाँ पर गेट ch को कमेंट डाल देते हैं और एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देते हैं printf %d 2 into 2। ये दोनों में इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? 3 लाइन लिखे है, एक में a इक्वल टू 20 में a को यूज कर लिए, फिर a को ही यूज कर लिए स्क्वायर निकालने के लिए, और तीसरे लाइन में 2 into 2 कर दिए। यानी कि इन प्लेस ऑफ वेरिएबल वी आर डायरेक्टली यूजिंग द कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट? तो पहले दो में तो सेम ही है, वेरिएबल यूज हुआ है, तीसरे में हमने कांस्टेंट यूज किया। दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? यही काम हम लोग को एड्रेसिंग मोड में करना है। क्या डिफरेंस लगता है एनीवन? सर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब ए वहां पे कर रहे हैं, एक में तो 20 आएगा, एक में 400 आएगा। और सर वो जो 2 जो कर रहे हैं वो सर डायरेक्टली सर वो जाके ए में सर स्टोर, मतलब तो डायरेक्टली आप प्रिंट करवा रहे हैं सर। तो मेमोरी पैसे से ये नहीं लेगा सर, लॉट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपका जो 2 into 2 हो रहा है, इसमें डेटा इमीडिएटली आप दे रहे हैं। यानी कि इस डेटा को, इस प्रोसेस में इस डेटा को लेने के लिए किसी वेरिएबल का वेट नहीं करना है, या किसी वेरिएबल, अब इसलिए क्योंकि a इक्वल टू 20 आपने ले लिया है। लेकिन अगर a इक्वल टू 20 आपने रन टाइम में लेना है, आप कांस्टेंट नहीं लिए, a का वैल्यू आप रन टाइम में लेंगे, तो जब तक a का वैल्यू नहीं लेंगे आगे प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ जब इमीडिएट डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो इमीडिएटली यू विल गेट द रिजल्ट। So whenever you are using the data directly in your program, then your result execute at once, so immediately execute होगा। लेकिन whenever you are allocating that data through variable, and that variable or that location may be your memory variable or any register, then whenever that variable or register is allocated by data, then only you can access that data, because you are using the name of that मेमोरी वेरिएबल और रजिस्टर। क्योंकि आप उस मेमोरी वेरिएबल और रजिस्टर का नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टोरेज क्लास की बात करते हैं। जब सी और C++ पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टोरेज क्लास की बात करते हैं कि आपका जो लोकल वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का मेंबर है, तो इट नीड टू बी प्रॉपर्ली इनिशियलाइज्ड बिफोर एक्सेशन। लेकिन अगर हम उसको स्टैटिक कर देते हैं तो डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक का जो फीचर क्या है कि वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट इनिशियल 0 ले लेता है। And default initial value for static storage class is 0. So if you do not initialize it properly, then also the value of that variable is initialized by 0. So that is the feature included in the particular compiler. Through by using that feature you can use the non-initialized variable, improper initialized variable also in your program by the help of that storage class. तो आप स्टैटिक लगा देते हैं, वहां पर प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं भी किया हुआ फिर भी उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर a को इनिशियलाइज कर दिया, स्टैटिक लगा दिए, तो a का वैल्यू 0 करेगा, a इंटू ए भी 0 करेगा। तो यहाँ पर एड्रेसिंग मोड्स, यहाँ 2-3 बात क्लियर है कि एड्रेसिंग मोड्स में अगर डेटा आप डायरेक्ट दे रहे हैं, पूरा आपका जो ये टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स, ये डेटा और लोकेशन पर डिपेंडेंट, ये समझ में आ गया तो पूरा एड्रेसिंग मोड समझ में आ जाएगा। तो आपको मेन फोकस करना है एड्रेसिंग मोड्स में कि इस डेटा को आप कैसे यूज करना चाह रहे हैं। इस डेटा को किसी वेरिएबल के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं, किसी रजिस्टर के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं, या डेटा को डायरेक्ट यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा एक्सेसिंग। और डेटा आप डायरेक्ट यूज करिए, या डेटा को वेरिएबल के थ्रू यूज कीजिए, या किसी रजिस्टर के थ्रू कीजिए। ये 3 चीज हो गया। डेटा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग होगा, यानी कि आप जैसे लिखे यहाँ पर printf
यहाँ दे रहे हैं एरिया इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर डायरेक्टली आप दे दिए 20 इंटू 10। इसका मतलब क्या है, आप लेंथ और ब्रेथ, आप लेंथ और ब्रेथ डायरेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसी की जगह अगर हम यहाँ पर दे दें प्रिंटफ एरिया परसेंटेज डी और यहाँ दे दें एल इंटू बी। अब ये एल और बी क्या वेरिएबल हो गया, ये हो गया आपका मेमोरी वेरिएबल। तो एल और बी के लिए यहाँ पर अगर आप एल में 2 और बी में 3 रखे हैं तो ये एल और बी का वैल्यू 2 3 यहाँ कॉल होगा। अब ये डायरेक्ट आप डेटा एक्सेस इमीडिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ डेटा आपका एल और बी के थ्रू हो रहा है। अगर एल और बी में 2 3 होगा तो यूज होगा, अगर एल और बी में 2 3 नहीं होगा तो क्या होगा, एल और बी में 2 3 नहीं होगा तो आपका आउटपुट जो है सही नहीं दे देगा। तो उसके लिए फिर आप स्टोरेज क्लास की सोचेंगे कि हमारा आउटपुट सही नहीं दे रहा है, प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो वहां भी आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एल और बी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो रिजल्ट तो हमेशा 0 आएगा। तो आपको वहां कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा, चाहे स्टैटिक करें या डायनेमिक करें, या कॉन्स्टेंटली आप इनिशियलाइज कर लीजिए या रन टाइम में आप उसको एलोकेट कर लीजिए। तो एड्रेसिंग मोड्स में यही चीज हम लोग को डिस्कस करना है कि डेटा आप मेमोरी वेरिएबल से ले रहे हैं, रजिस्टर से ले रहे हैं, या डेटा को डायरेक्ट ले रहे हैं। अब इसके बेसिस पर टोटल 8 एड्रेसिंग मोड्स है जो आपको पढ़ना है, मॉरिस मेनो की बुक में भी है और आपको जो दिया गया उस बुक में भी है। तो टोटल कौन 8 सर नाम बताइए। इसका एड्रेसिंग मोड का यस सर। आ रहा है। तो वहां पर जो आपका एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, उसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड है जो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। So I think that addressing modes is clear to you कि what is addressing modes and why we are discussing addressing modes. So first of all कि mode field, for mode field we are discussing addressing modes because mode field is optional. Mode field जो आपका वो optional है, और जब आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन में ओपी कोड और ऑपरेंड यूज करेंगे। तो ओपी कोड आपको पता है कि ओपी कोड आपका डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन प्रोग्राम को कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ऑपरेंड जो है वो आप यूज करते हैं डेटा के लिए। तो ऑपरेंड आपका जो है वो मेमोरी वेरिएबल या रजिस्टर हो सकता है। मेमोरी वेरिएबल में आप डेटा रख सकते हैं या किसी रजिस्टर में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एड्रेसिंग मोड्स है, इट इज व्हाट, अगर आपको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे एड्रेसिंग मोड्स को, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, एनीवन? एंड एड्रेसिंग मोड क्या कैसे करेंगे, व्हाट इज एड्रेसिंग? कॉम्बिनेशन ऑफ ओपी कोड एंड ऑपरेंड। नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपी कोड एंड ऑपरेंड कैसे होगा, ओपी कोड तो होगा ही नहीं, पहला बात। और एड्रेसिंग मोड्स में ऑपरेंड की बात हो रही है, क्योंकि ओपी कोड तो आपका ऑपरेशन कोड है, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा ट्रांसफर या प्रोग्राम डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल होगा। आपको तो ये सोचना है ना कि आप एड्रेसिंग कैसे कर रहे हैं, एड्रेसिंग किसका कर रहे हैं, डेटा का। डेटा आपका किसी रजिस्टर में हो सकता है या किसी वेरिएबल में हो सकता है। तो आप वेरिएबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या रजिस्टर से कर रहे हैं, या डेटा को डायरेक्टली आप एलोकेट कर दे रहे हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप लिख रहे हैं ऐड 20 एंड 10, अब ये इंस्ट्रक्शन में आपका लोकेशन पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्योंकि 20 और 10 30 तो हो गया, लेकिन स्टोर कहाँ करेगा, किसी कांस्टेंट में तो स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए टू एड्रेस में हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं मूव R1A। तो आप यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं मूव R1A, तो यहाँ तो मेमोरी वेरिएबल यूज किया, लेकिन अगर इसी चीज को हम लिखें मूव R120 एड R130, तो यहाँ पर 20 और 30 किसी वेरिएबल या रजिस्टर के थ्रू नहीं आ रहा है, रजिस्टर में डायरेक्ट जा रहा है। यानी R1 रजिस्टर केवल हम रिजल्ट एरिया सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो R1 इज द रजिस्टर विच इज यूज टू सेट द रिजल्ट, बिकॉज इट इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट टेम्पोरली, एंड 2030 is directly allocated for operation.
तो मूव किया, ऐड किया। सर हाँ चैट पढ़िए ना। बोल नहीं सकते जी। It is हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, पॉइंटर, रजिस्टर और वेरिएबल तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर रजिस्टर और वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वो आप लैंग्वेज में पॉइंटर यूज कर सकते हैं एज एन एड्रेस। तो यहाँ पर यही दो एड्रेस यूज किए कि यहाँ मूव R1 A किए और फिर क्या कर सकते हैं, ऐड R1 B। अब A और B दोनों में आपका वैल्यू होना चाहिए। A और B क्या है, ये हमारा डेटा जो है वो मेमोरी वेरिएबल के थ्रू लिया जा रहा है, जहाँ पर A और B हमारा मेमोरी वेरिएबल है, और रजिस्टर का भी यूज किया जा रहा है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो जब हम लोग डिस्कस किए थे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो वहां पर दो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, एक रिजल्ट स्टोरेज एरिया, और दूसरा डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे दूसरा, दो चीज डिस्कस किए थे ना, नंबर ऑफ 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दो मेन पॉइंट होता है। एक तो कि रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, तो स्टैक में होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में एक्यूमुलेटर होता है, यानी 1 एड्रेस एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज करता है रिजल्ट के लिए। 2 एड्रेस में पहला जो ऑपरेंड होता है वो रिजल्ट एरिया होता है, और 3 एड्रेस में जो पहला होता है वो रिजल्ट एरिया होता है। 2 और 3 में डिफरेंस क्या होता है कि 2 एड्रेस में जो पहला होता है वो रिजल्ट एरिया भी होता है और ऑपरेशन में पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन 3 एड्रेस में जो पहला ऑपरेंड होता है वो केवल रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है, ऑपरेशन में कोई पार्टिसिपेशन उसका रोल नहीं होता है, यानी कि लास्ट 2 ऑपरेंड पर ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। तो रिजल्ट स्टोरेज एरिया, और दूसरा चीज क्या डिस्कस किए थे, एनीवन, नंबर ऑफ ऑपरेंड, तो इंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ ऑपरेंड। और कोई बताइए, दूसरा जो मेन फैक्टर था, रिजल्ट स्टोरेज एरिया, और दूसरा क्या था, ऑपरेंड ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। तो 0 एड्रेस के केस में क्या था, इम्प्लाइड मोड था, वही मोड अभी यहाँ पढ़ना है हम लोग को। इम्प्लाइड मोड यानी कि स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में जो एड्रेसिंग होगा वो कैसे होगा, इम्प्लाइड मोड में होगा। इम्प्लाइड मोड का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली। एड्रेसिंग मोड हम में वही चीज डिस्कस करना है। तो आप जब स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर के लिए 0 एड्रेस लिखते हैं तो पुश और पॉप का इस्तेमाल इंसर्ट और डिलीट यानी इंसर्ट और रिलीज करने के लिए यूज करते हैं। बाकी का जो आपका मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन है उसके लिए कोई एड्रेस ऑपरेंड आप पास नहीं करते हैं। तो देयर इज नो नीड टू पास एनी ऑपरेंड फॉर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ स्टैक। तो उस केस में क्या होता है, आपका स्टैक जो है वो किस तरह का एड्रेसिंग होगा, स्टैक में आप तो तय नहीं कर रहे हैं एड्रेसिंग कैसे हो रहा है, ऑपरेंड आप दे नहीं रहे हैं, आप ऑपरेशन जैसे ही आ रहा है आपका ऑपरेंड सेलेक्ट हो जा रहा है। तो मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या हो रहा है, इम्प्लाइड मोड। तो एड्रेसिंग मोड इज द इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेस। इम्प्लाइड का मतलब हुआ और व्हेनेवर द ऑपरेंड इज सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, फॉर ऑपरेशन। तो आप क्या करते हो, उसके लिए एल्गोरिथम आप डिस्कस किए होंगे कि लास्ट 2 ऑपरेंड जो आपका स्टैक में है वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑपरेंड ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, ये आपका मेन रीजन है। ये रीजन तो आपको सेपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन करने के लिए है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो पहला चीज कि रिजल्ट कहाँ रखेंगे, दूसरा चीज कि आपका ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेंड पार्टिसिपेट करेगा। तो 0 एड्रेस में क्या होता था, 0 एड्रेस में आप ऑपरेंड नहीं देते थे, कोई भी ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता था। तो मोड ऑफ एड्रेसिंग इम्प्लाइड हो गया, दिस इज द इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग, जिसको आप बोलते हैं ना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जैसे टाइप कास्टिंग आप पढ़ते हैं तो इम्प्लिसिट इज व्हाट, इट इज द इम्प्लाइड मोड। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया इम्प्लाइड, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली प्रमोशन ऑफ द डेटा एग्जिस्ट ओवर देयर।
तो अगर लो रेंज और हाई रेंज में कोई काम हो रहा है तो हाई रेंज में डेटा ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका इम्प्लॉयड मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया कि जब जीरो एड्रेसिंग आप करते हैं तो वहां पर जो लास्ट टू ऑपरेंड होता है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे अगर आपका स्टैक में यहाँ ए है, बी है, सी है और इसके बाद आपका प्लस ऑपरेटर आ गया तो ऑपरेशन रिजल्ट क्या होगा? अब प्लस तो ऑपरेशन है तो आपका जो स्टैक है इस स्टैक में ए तो रहा और लास्ट टू ऑपरेंड में रिजल्ट हुआ और स्टोर कहाँ हुआ? रिजल्ट आपका स्टैक में ही स्टोर हो गया। तो ये जो बी और सी है, बी हो गया टॉप -1, एल्गोरिथम में भी लिखे होंगे आप, और सी आपका हो गया टॉप। तो ऑपरेटर इज प्लेस्ड, वहां पर देखे होंगे कि टॉप -1 then operator and then top. So this is the particular sequence in which you have to select the particular operation को में ऑपरेटर को आपको इस तरह से लेना है। तो टॉप -1 पर जो आपका है वो, अब यहाँ पर जो आपका टॉप -1 और टॉप तो आप तय नहीं कर रहे हैं, आपका जो स्टैक का स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेंड प्रोवाइड कर दे रहा है। तो इसको हम इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग बोल सकते हैं। वन एड्रेस में क्या हो रहा है? आप एड्रेस दे रहे हैं, एक एड्रेस आप दे रहे हैं क्योंकि आप जब लिख रहे हैं लोड ए तो आपका एड्रेस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये जा रहा है। अगेन यहाँ ए क्या है? वेरिएबल है और वो वेरिएबल कहाँ जा रहा है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में फिक्स है। और जब लिख रहे हैं ऐड बी यानी कि बी आपका जो सेकंड ऑपरेंड है ये भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? ये आपका पर्टिकुलर ऑपरेंड के थ्रू आपका डेटा एक्सेस हो रहा है। पहले वाले में आपका डेटा स्टैक में है, आप केवल ऑपरेशन दे रहे हैं, कोड दे रहे हैं और आपका ऑपरेशन कोड के हिसाब से आपका डेटा स्टैक मेमोरी जो होल्ड कर रहा है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है ऑपरेशन के लिए। तो एन एड्रेसिंग मोड इज व्हाट? एन एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, स्पेसिफाइज the way to select data So an addressing mode specifies the way to select data and your data which may be available in any register or the memory variable for an operation. Operation के लिए आपका जो डेटा है उसको सेलेक्ट करने का ये मोड आपका जो है जनरेट करता है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब माइक्रो प्रोसेसर से है, ठीक है ना, क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या होता है? कैटेगराइजेशन का बेसिस 3 होता है, आगे हम लोग देखेंगे। कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सीपीयू अभी हम बोल रहे हैं, तो कैटेगराइजेशन का बेसिस 3 होता है। एक आपका हो गया साइज एंड स्पेसिफिकेशन, जिसको अभी आप जाते होंगे मार्केट में बोलते हैं 16 बिट कंप्यूटर लेना है 32 बिट, तो ये साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा हो गया आपका आर्किटेक्चर और हार्डवेयर यू कैन से। तो ये जो आपका है साइज और स्पेसिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर जैसे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट कंप्यूटर की बात करते हैं, 64 बिट, 128 बिट। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 3 सेक्शन आ जाता है। पहला है आपका माइक्रो कंट्रोलर, जितना भी एम्बेडेड सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल, ठीक है ना, चाहे वो वॉशिंग मशीन का हो, आपका फ्रिज, ये कहते हैं एसी का हो, तो जहां भी एम्बेडेड सिस्टम जो यूज हो रहा है,
तो इन ईच एंड लिमिटेड मतलब वही ना सर, जो मतलब वही एक पर्टिकुलर काम करेगा, जैसे हाँ एसी है तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए जो बनाया गया, तो जैसे एसी का रिमोट हुआ, टेलीविजन का रिमोट हुआ, तो जो भी स्पेसिफिक रिमोट है वो माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो माइक्रो प्रोसेसर बट इट इज अ यूनिक टास्क परफॉर्मर, ये यूनिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो इसको भी माइक्रो, इसलिए इसका नाम दे दिया गया माइक्रो कंट्रोलर। देन देयर इज ए जनरल पर्पस प्रोसेसर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर। और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज सिस्क बेस्ड मशीन, रिस्क बेस्ड मशीन, ठीक है ना। देन VLIW, very large या very long instruction word, and super scalar, और nowadays EPIC also, बिकॉज आप आज के दिन में ये रिस्क और सिस्क दोनों को कंबाइन करके प्रोसेसर देख रहे हैं, यानी कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए रिस्क यूज किया जा रहा है आज भी, आज जो सिस्टम आ रहा है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। So these are the three way of categorization of the microprocessor, जिसमें से कभी आप साइज के बेसिस पर उसको आप नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। रोल नंबर 30 कौन है जी, बैच 1? भावेश। गलती हो गया सर। नहीं तो कुछ पूछना है तो आप बोल दीजिए, उसको पॉइंट कर सकते हैं, नोटेशन हम ऑफ नहीं रखते हैं। नहीं सर, गलती से हो गया सर। अच्छा, पूछ एक्चुअली नोटेशन का मतलब वही है कि आपको कहीं पॉइंट करना है तो आप पॉइंट करके पूछ लीजिए, तो बिकॉज यू आर फिजिकली नॉट अवेलेबल इनसाइड द क्लासरूम, so it is little bit tough to generate the query on the specific point, तो आप जनरेट करने के लिए नोटेशन यूज कर सकते हैं। एक बार पीछे कर दीजिएगा सर। इसीलिए लिख रहा है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, हो गया सर। कंप्यूटर टू कंप्यूटर नहीं, एड्रेसिंग मोड वेरी कंप्यूटर टू कंप्यूटर। It varies कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बिकॉज जब हम रिस्क और सिस्क को कैटेगराइज यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहां भी एड्रेसिंग मोड की चर्चा होगी, यानी कि जहां पर इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा वहां पर हमको एड्रेसिंग मोड्स भी ज्यादा यूज करना होगा, अलग अलग तरह से हम एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। जहां पर इंस्ट्रक्शन कम होगा वहां कम एड्रेसिंग मोड में भी काम हो जाएगा। तो सिस्क बेस्ड मशीन जो इंटेल ने बनाया है मैक्सिमम, क्योंकि आप मल्टीटास्क परफॉर्म करने वाला सिस्टम लेना चाहेंगे, यूनिटास्क एक्सेसर को नहीं आप प्रीफर करेंगे, तो सिस्क बेस्ड मशीन में आपका जो है ज्यादा एड्रेसिंग मोड का यूज होता है। क्या सर, रिपीट करिएगा। सिस्क बेस्ड मशीन में एड्रेसिंग मोड्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है तो उसमें एड्रेसिंग मोड्स की संख्या ज्यादा होती है। अभी जो हम लोग एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे ना वो जनरलाइज 8 एड्रेसिंग मोड जो आपको बुक में दिया हुआ है, दैट इज द स्टैंडर्ड एंड जनरलाइज एड्रेसिंग मोड्स which is used by most of the microprocessor, but time to time the microprocessor enhance the mode of addressing, तो एड्रेसिंग मोड को बढ़ाते हैं। तो सिस्क में 5 से 20 एड्रेसिंग मोड यूज होता है, सिस्क बेस्ड जो मशीन है। यहाँ पर हम लोग 8 ही एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे जनरलाइज और स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाकी कंप्यूटर टू कंप्यूटर यहाँ लिखने का मतलब है कि अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर जब आप देखेंगे तो उसमें ये एड्रेसिंग मोड वेरी करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको देख कर आइएगा, ठीक है ना, वेरियस, इसको एक बार पढ़ के आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। सर एक मिनट ले लिए।